हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आज जीएस एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए देखिए एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखिए जो इस आपका चल रहा है, इसमें पीयूपी पीसीएस और आरओ को ही टारगेट करके यहाँ पे सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं। जितने भी वीडियो आप देखेंगे इस चैनल पे सारे उसी को टारगेट करके ही बनाए जा रहे हैं। तो इसमें हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। जो हमारा सब्जेक्ट होगा आज का, उसे हम पढ़ेंगे संविधान। ये हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? संविधान। अभी तक इस चैनल पे संविधान से संबंधित कोई भी वीडियो नहीं गया है, ठीक है। जैसे हिंदी से भी कुछ वीडियो गया है, जैसे पर्यायवाची चला गया, भूगोल से कुछ चला गया है, इतिहास से चला गया है, आप देखेंगे यूपी स्पेशल से चला गया है, साइंस का वीडियो चला गया है। लेकिन संविधान से संबंधित अभी एक वीडियो नहीं गया है, एक भी वीडियो नहीं गया है। तो आज हम शुरुआत करेंगे संविधान। और संविधान जो पढ़ेंगे किस लेवल का पढ़ेंगे हम लोग? यूपी पीसीएस आरओ को टारगेट करके इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पहला आज संविधान का वीडियो, इस पर हम क्या करेंगे? यूपी पीसीएस का जो सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम। कोई भी चीज को पढ़ने से पहले, जैसे हम कोई भी एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी चीज का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो हर सब्जेक्ट का हर एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो और उस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कितना पूछे जाने की संभावना है, क्या है, इस तरह से हम लोग उसको देखेंगे, ठीक। अगर बात करें यूपी पीसीएस में, तो यहाँ पर देखिए इससे पहले जो एग्जाम हुआ 2023 का, यहाँ से कम 25 से 26 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। करेंट से भी मिला करके, जैसे कोई अगर केस आ गया है, कोई चीज घटना घटी, कोई संविधान में संशोधन हुआ है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो भूगोल, संविधान, ये जो आपका है करंट से जोड़ करके पूछता है। और जब पर्यावरण पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी करंट को जोड़ करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से जो पिछले वर्ष 2023, ये क्या है 2023 का देखेंगे, तो पीसीएस प्री में जो क्वेश्चन आया था 25 से 26, यही एवरेज रहता है। 20 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो यही एवरेज लगभग रहता है क्वेश्चनों का। तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं, कहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम पूरा पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, संविधान का सिलेबस क्या है, पहले इस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करने के बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ना, किस तरह से पढ़ना, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पैटर्न हमेशा देखिए सिर्फ एग्जाम का चेंज हो रहा है। अभी देखिए जल्दी आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पैटर्न आपका चेंज, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम कर दिया है। एग्जाम का जो पैटर्न हो रहा है इस समय, चाहे जिसमें देख लीजिए, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें साथ साथ में कॉन्सेप्ट को भी लेकर के चलना है, इसको बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हम आज पहले देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। पहले थोड़ी सी हम संविधान की परिभाषा जान लेते हैं। संविधान आखिर कहते किसे हैं, संविधान किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। अगर संविधान की बात किया जाए तो संविधान जो होता है, यह एक प्रकार का ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से किसी भी देश की कानून व्यवस्था या शासन व्यवस्था उससे क्या होती है, चलाई जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी देश है तो हर देश का क्या होता है, अलग अलग अपना संविधान होता है। हर देश के क्या है, अलग अलग अपने नियम कानून होते हैं। जैसे एक परिवार को चलाना होता है तो परिवार में भी कुछ नियम कानून और कायदे होते हैं। बस मैंने उसी प्रकार से अगर देश को चलाना हो, तो अगर शासन व्यवस्था को चलाना हो, तो वहाँ पर भी क्या होता है, कुछ नियम कानून बने होते हैं, ठीक है। तो संविधान क्या होता है, संविधान वह लिखित दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था को क्या होती है, चलाई जाती है, ठीक है। चाहे नियम कानून प्रक्रिया जो भी हो, ठीक। तो हर देश का अपना अपना क्या होता है, अलग संविधान होता है, ठीक। उसी प्रकार से भारत का संविधान था। हम जानते हैं कि भारत हमारा देश कई वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में था। लगभग देखा जाए तो राजाओं महाराजाओं का शासन था, उसके बाद विदेशी आए, यहाँ विदेशियों ने क्या किया, शासन किया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हमारे देश की व्यवस्था क्या हुई, बदली। और जैसे जैसे व्यवस्था बदली वैसे वैसे हमारे देश के कानून में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे संविधान के सिलेबस, जो आपको पॉलिटिक्स सिलेबस है, पीसीएस आरओ को क्या सिलेबस है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से हमें देखना है, ठीक है। किस से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना उसका क्या लेवल रहेगा, ठीक। अभी देखिए जो आरओ का एग्जाम हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया था। जैसे प्रस्तावना, एक इसमें आता है प्रस्तावना, प्रेम्बल है, प्रेम्बल से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है। प्रस्तावना जो आप 8-10 लाइन की प्रस्तावना, उसमें वहाँ से कहीं भी सीक्वेंस उठा के देता है लगाने के लिए। अभी देखिए आरओ का एग्जाम हुआ था, इसी में क्वेश्चन पूछ लिया था, प्रस्तावना से 4 वर्ड उठा के दे देंगे, उसको सीक्वेंस से लगाइए,
ठीक है, या कब जोड़ा गया है ये शब्द, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है उसमें। तो ये पैटर्न है। तो हम लोग देखेंगे पहले सिलेबस। तो पहला जो यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, इसका जो पहला सिलेबस है, तो इसमें देखेंगे संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास। इसका जो पहला टॉपिक है ये क्या है, भारत में संवैधानिक विकास। बाद में संवैधानिक विकास का मतलब क्या हुआ कि आप देखते हैं कि हमारे देश में जो लिखित संविधान कब से आया, ठीक है। हमारे जो देश में देखिए कई यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, जैसे पुर्तगाल आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, ठीक है। ये सारे आकर के भारत में क्या किया, व्यापार के साथ साथ में भारत के क्षेत्रों को क्या किया इन्होंने, जीता और यहाँ पे शासन प्रारंभ कर दिया, ठीक है। इससे पहले आप देखेंगे हमारे देश में राजाओं महाराजाओं का शासन था, उनका नियम कानून अलग था, ठीक है। जो आप भारत देखते हैं, जो अखंड भारत की हम लोग आज चर्चा करते हैं, ये पहले भारत की स्थिति ये नहीं थी। जैसे मैप में हम लोग देखते हैं ना, यहाँ थोड़ा सा मैप में देख लीजिए, तो ये जो भारत हमारा था, आज का भारत और उस समय का भारत कुछ और था, ठीक है। बस में 1947 का भारत, 1947 से पहले और 1947 के बाद का ये भारत है, ठीक है। आप देखें पहले इसी में पाकिस्तान भी था, ठीक। यहाँ पर देखेंगे ये क्षेत्र क्या था, म्यांमार भी था इसी में, थी ना। और जो देखेंगे पूरा बांग्लादेश भी था। तो ये पूरा क्षेत्र को मिलाकर देखेंगे तो पूरे भारत में ही था, क्यों। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग राजा हुआ करते थे, जैसे राजपूत वंश हो गया पासवान। उसके बाद देखेंगे हम मुगल आए, मुगल के बाद बहुत से यहाँ पर लोगों ने शासन किया, तो ये चीज़ देखेंगे। तो ये पूरा भारत की स्थिति ये थी, ठीक है। उसके बाद जब अंग्रेजी ब्रिटिश कंपनी आई तो अपना जगह जगह क्या किया, राजाओं महाराजाओं को हटा करके अपना अधिकार प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो उस समय के कुछ अलग नियम कानून हुए। जब यहाँ पर शासन करने आए, जब ब्रिटिश भारत में आए, तो उनको क्या किया, अपना नियम कानून लागू कर दिया, ठीक। तो वहीं से देखेंगे वो लोग, भारत में संवैधानिक विकास की जो शुरुआत होती है, अंग्रेज जब भारत में आते हैं, अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब देखेंगे भारत में कब आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी आपकी 1600 में। कब आई थी, 1600 में व्यापार करने के लिए आई थी। इसका निर्माण देखिए 1599 में हुआ था। लेकिन यह व्यापार करने कब आती है, 1600 में आती है। तो उनको कुछ दिक्कत होती थी अपनी सुरक्षा को लेकर के, तो उन्होंने भारत पे सीधा सीधा क्या करने लगे, जगह जगह राजाओं महाराजाओं को कब्जा हरा करके उस पर क्षेत्रों पे अधिकार करने लगे। तो वहाँ जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश शासन हुआ करता, तो वहाँ पर उनका रूल नियम कानून चलता था, ठीक है। तो उसी समय से क्या होता है, भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत धीरे धीरे क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, ठीक। तो हम इसमें जो पढ़ेंगे, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीधे से चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, अधिनियम पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे। बात समझ में आया ना। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट हम पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट भी दो भागों में बांट कर देखेंगे, ठीक है। मतलब कब से कब देखेंगे, यहाँ देखेंगे 1600 से लेकर के 1858 तक। बात समझ में आया ना, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 1858 से लेकर के 1947 तक, ये इस क्षेत्र को हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि 1600 से लेकर के 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, यहाँ पे व्यापार प्रारंभ करती है। उसके बाद देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का 2 युद्ध होता है यहाँ पे, ठीक है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और उसी के बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से अधिकार जहाँ जहाँ पर उन्होंने कब्जा किया था, पूरी तरह से अपना नियम कानून शासन यहाँ पे लागू करना चालू कर देती है। तो 1600 से लेकर के 1857 में देखिए क्रांति होती है, ठीक है। जो स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति मानी जाती है, 1857 में क्रांति होती है। क्रांति के बाद यहाँ पे स्थिति और क्या होती है, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। पास में मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ब्रिटेन की जो सरकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या करती है, इस पे शासन करती भारत पे। फिर 1858 में डायरेक्ट शासन कर लेती ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। 1858 से 1947 में देखेंगे भारत आज़ाद जब होता है, ठीक है। तो उस समय की स्थिति, तो इसमें हम लोग चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। तो इसमें 1600 से आएगा, 1600 से देखेंगे, इसमें 1600, फिर 1726 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, 1726 का पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग 1773,
जो मेन आपका रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट होता है यहीं से होता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपके पूरे भारत में क्या होता है, शासन कानून लागू कर देता है ना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ेंगे, फिर देखेंगे 1784 का क्या पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। बस 1784 क्या पढ़ेंगे हम लोग, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए 1813 का पढ़ेंगे चार्टर एक्ट, क्योंकि ये जो नियम कानून बन के आते थे कहाँ से आते थे, ब्रिटेन से बन के आते थे, और उन नियम कानून कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता था, इसलिए ये क्या होते थे, हमेशा क्या होते थे, बदलते रहते थे। 1773 में देखेंगे नियम कानून कुछ और था, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बार वनडे से लेकर के पीसीएस तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था, कब बनाया गया था, किस चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया था। बस में सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसी के तहत हम देखेंगे जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। जब पद बढ़ाया जाता है तो कुछ शक्तियां भी दी जाती हैं। बस में तो यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद 1781 का एक्ट क्या होता है, इसमें कुछ खामियां रह गई थी, इसको संशोधित करने के लिए लाया गया था, ठीक है। फिर इसमें कुछ खामियां रह गई थी, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया का एक्ट आता है। फिर 1833 में देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चार्टर एक्ट है, 1813 का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार व्यापार था वो समाप्त हो जाता है। फिर एकाधिकार व्यापार का मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, विदेश से कोई दूसरी कंपनी बाद में व्यापार करने के लिए नहीं आ सकती थी ब्रिटेन से, इसलिए वहाँ पर उसका एकाधिकार समाप्त करके, ठीक ना, वो कर दिया जाता है। पूरी तरह से नहीं समाप्त किया जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसको क्या कर दिया जाता है, 1813 के चार्टर एक्ट में इसको एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। 1813 के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। पास में है ना। 1833 का चार्टर एक्ट में क्या विशेषता थी, यहाँ पे ये विशेषता थी जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक ना, वो भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। क्या बन जाता है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है लास्ट, वो भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है, ठीक। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर भी कुछ नियम कानून परिवर्तित हो जाते हैं। फिर 1833 के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर और जो चार्टर एक्ट आता है 1853 जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1853 का देखेंगे। फिर 1857 में क्रांति हो जाती है, फिर इसके बाद 1858 का चार्टर एक्ट आ जाता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एक गवर्नर जनरल था इसका पद बदल करके क्या कर दिया जाता है, वायसराय कर दिया जाता है। पास में है ना, क्या कर दिया जाता है, वायसराय कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ परिवर्तन होते हैं, ठीक है। 1858 का फिर चार्टर एक्ट के बाद देखेंगे 1861 का देखेंगे, फिर इसका देखेंगे 1892 का देखेंगे। पास में ना, उसके बाद हम लोग 1861 के बाद देखेंगे 1892, फिर उसके बाद देखेंगे आपका 1909, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 का अधिनियम चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पास में ना, उसके बाद हम लोग देखेंगे 1919 का अधिनियम। पास में ना, फिर लास्ट वाला जो अधिनियम होता है 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम भारत में संवैधानिक स्रोत पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, भारत के संवैधानिक स्रोत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको दिखाई देती है कि जो भारत में अधिकांश चीज़ें ली गई हैं, कहाँ से ली गई है, 1935 के संविधान संशोधन से लिए गया है। 1935 के चार्टर एक्ट से लिया गया, संविधान संशोधन चार्टर एक्ट। पास में, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद आता है स्वतंत्रता जब मिलती है तो 1947 का अधिनियम, लास्ट जो होता है यहीं पे देखेंगे, भारत दो भागों में विभाजित हो जाता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ठीक है, भारत दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो 1947 का अंतिम चार्टर एक्ट है। तो इसमें भारत के संवैधानिक विकास में हम लोग चार्टर एक्ट को देखेंगे, ठीक है। तो दो चार्टर एक्ट हम लोग देखेंगे, ये जो सिलेबस है इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन हर दूसरे तीसरे साल कुछ न कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे 1935 का हो गया, 1919, 1909 हो गया, ठीक है। उसके बाद 1858 का हो जाता है, 1773 के बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे 1813 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1833, ये जितने भी चार्टर एक्ट हैं, पूरे चार्टर एक्ट को हम लोग नहीं देखेंगे, जो मेन है जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और नए प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसीलिए यही पहला टॉपिक है आपका, भारत में संवैधानिक विकास, ठीक है। तो इसमें चार्टर एक्ट पढ़ना है, किस प्रकार से भारत में संवैधानिक विकास हुआ था, ठीक। इसके बाद भारत जब आज़ाद हो जाता है
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे संविधान सभा। दूसरा जो टॉपिक होगा इसमें क्या होगा, संविधान सभा तथा उसकी संविधान सभा की समितियां। पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक क्या हो गया, संविधान सभा। संविधान सभा का गठन एवं समितियां, ये हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक है। पासवान जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो भारत को चलाने के लिए कोई न कोई नियम कानून बनना चाहिए, तो वहां पे संविधान सभा की बात की गई थी। तो दूसरा टॉपिक ये हो गया संविधान सभा। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो तीसरा टॉपिक हो जाएगा आपका विदेशी स्रोत। तीसरा जो पढ़ना हम लोगों का, संविधान में विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत मतलब जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान में देखेंगे कि कई देशों का अध्ययन किया गया था। जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था उस समय कई देशों के संविधान, लगभग 60 देशों के संविधान का क्या किया गया था। जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था और हर देश से कुछ न कुछ वो चीजें ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि संविधान में विदेशी स्रोत क्या क्या है। जैसे आप देखेंगे संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। बस मैन राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया है। ठीक, जैसे मूल कर्तव्य हो गया, ये सब चीजें कहीं न कहीं किसी न किसी देश से ली गई हैं। बस में इसलिए भारतीय संविधान की जब विशेषता हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय संविधान को उधारों का थैला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान को उधारों का थैला। एक इसकी विशेषता है, कुछ न कुछ दूसरे देश से संविधान लिया गया, तो इसलिए क्या करेंगे, भारत में संवैधानिक स्रोत को हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो चौथा टॉपिक देखेंगे हम लोग, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बात समझ में आया ना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में, छोटा से लेकर के बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में, जो संविधान की प्रस्तावना है यह कब पारित की गई थी, कब इसे संविधान में लाया गया था, कब लागू किया गया था, इसकी पूरी प्रस्तावना क्या है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, ऐसे मिलाकर के कुल 8-10 लाइन की आपकी क्या है, प्रस्तावना है, ठीक है। प्रस्तावना को किसने कहा गया था, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं, प्रस्तावना की तमाम चीजें बोला गया है, ठीक है। किसने क्या कहा गया, जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है ये भी पूछा जाता है। प्रस्तावना में कौन शब्द मूल शब्द हैं, कौन शब्द बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है। यहाँ से खूब क्वेश्चन बनते हैं, चाहे कोई भी आप एग्जाम में दिए, छोटे से लेकर बड़े तक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी हम लोग सिलेबस पे डिस्कशन करें। उसके बाद हम देखेंगे संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद, ठीक है। उसके बाद अनुसूचियां, उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, भाग। बस मैंने देखिए, जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो इसमें 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी। भाग कितने थे, 22 थे। लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति बदल गई है। बस मैंने अगर बात करें तो इसमें कुल उप अनुच्छेद हो गए हैं, तो लगभग 450 से ऊपर अनुच्छेद हो गए हैं। अनुसूचियों की बात किया जाए तो 12 हो गई, भाग की बात किया जाए तो 25 भाग हैं, ठीक है। तो वर्तमान की ये स्थिति है, ठीक। तो संविधान के अनुच्छेद, अनुसूचियां, उसको क्या देखेंगे हम लोग, भाग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अगला टॉपिक। उसके बाद देखेंगे संविधान, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। अगला जो टॉपिक क्या रहेगा, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जब हमारा संविधान बन रहा था, ठीक है, तो उसमें देखेंगे अनुच्छेद 1 में क्या किया गया, इसका उल्लेख किया गया। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। क्या है, भारत राज्यों का संघ, यानी यूनियन है। संघ के लिए दो, इंग्लिश का 2 शब्द यूज किया जाता है, एक यूनियन, दूसरा फेडरेशन, ठीक है। तो भारत के लिए जो संघ के लिए शब्द क्या होता है, यूनियन। और वहीं पे अमेरिका के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। पश्चिम में ना, तो यहाँ पर देखेंगे जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय कुल कितने राज्य, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे,
फिर आगे चल करके फिर राज्य कई राज्यों में टूट करके अलग अलग राज्य बने, कब बने, कैसा इनका निर्माण हुआ, इन भाषा के आधार पे कौन सा पहला राज्य बना था, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ये हो गया। दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे इसमें नागरिकता का, देखेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप। बस में 1900 जब भारत आजाद हुआ तो उस समय नागरिकता का प्रावधान क्या था, ठीक है। उसके बाद नागरिकता में कई बार संशोधन किए गए, ठीक है। वर्तमान में नागरिकता का क्या प्रावधान है, बात करें नागरिकता भी किसी देश से लिया गया, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत में कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता है, ठीक है। अगर इसके बात करें आर्टिकल की बात करें तो जो इसका आर्टिकल होता है आपके देखेंगे 6 से लेकर के 11 इसका क्या है, आर्टिकल है। जब हम इसको पढ़ाएंगे तो आर्टिकल में एक एक आर्टिकल में क्या क्या बातें कही गई, ठीक है, और क्या क्या अभी संशोधन हुआ है नागरिकता में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नागरिकता चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम लोग मौलिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौलिक अधिकार, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक देखेंगे हम लोग यहां पर, तो कौन सा जाएगा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मेंटल राइट, ठीक, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भी हमारे देखेंगे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगर देश में नागरिक, तो नागरिकों क्या होना चाहिए, मौलिक अधिकार होना चाहिए, जिससे उनके हितों की क्या कर दी जाए, रक्षा की जाए, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार भी देखेंगे, इसका जो आर्टिकल होता है, आप अगर आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेकर के 35 तक का इसका आर्टिकल है, ठीक है, एक एक आर्टिकल, ठीक है। और मौलिक अधिकार में देखेंगे कुल पहले संविधान जब बना था उस समय मौलिक अधिकार कितने थे, वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं। तो अगर देखिए जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो तो उसमें टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें कुल कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। और वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार रह गए, 6 मौलिक अधिकार रह गए, ठीक है। एक मौलिक अधिकार को वैधानिक या संविधान का कानून नियम बना दिया गया, उसमें ये चीज है, ठीक। टोटल कितने मौलिक अधिकार थे, शुरुआत में 7, वर्तमान में कितने हैं, 6। तो एक को हटा दिया गया, कब हटाया गया, किस संशोधन के माध्यम से हटाया गया, उसमें क्या था, क्या प्रावधान था, ये सारी चीजें हम लोग जब डिटेल करेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगला जो टॉपिक है आपका कौन सा, मौलिक अधिकार। और उसके बाद अगला टॉपिक कौन सा है, मूल अधिकार। हम लोग क्या पढ़ेंगे, मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक। अगर देश में लोग रहते हैं तो लोगों का कुछ मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है, सॉरी अधिकार नहीं, इसे कर्तव्य पढ़ेंगे, सॉरी मूल कर्तव्य करें, अधिकार क्या हो जाएगा, ये मूल कर्तव्य। लोगों को क्या कुछ हो जाएगा, मूल कर्तव्य। हर व्यक्ति का अपना अपना क्या है, कर्तव्य देश के प्रति, लोगों को क्या कर्तव्य होगा। तो जब संविधान, ये तो संविधान में था नहीं, इसे बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था तो उसमें कुल कितने मूल कर्तव्य थे, और वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, कौन कौन से हैं, पहले नंबर पे कौन, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग मौलिक अधिकार के बाद मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य की नीति निदेशक तत्व, ठीक है, या इसको बोलते हैं हम लोग DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको अंग्रेजी में करते हैं, यानी DPSP, ठीक है। ये भी एक तरह से मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार इसमें दोनों में डिफरेंस है। बस मैं दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे अगर आपके मौलिक अधिकारों को हनन करता है तो आप कोर्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, बस मैंने। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, अगर इसका हनन होता है या इससे कुछ सरकार से इस पे आप कोई भी केस नहीं कर सकते, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, लागू करने का प्रावधान होता है, ठीक है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो इसमें देखेंगे जो आर्टिकल होता है आपका, आर्टिकल बात करें 36 से लेकर के 51 तक इसमें होता है। 36 में क्या है, 37 में क्या है, ऐसे ऐसे अलग अलग आर्टिकल में लग, जैसे ग्राम पंचायतों का गठन जो आपकी नीति व्यवस्था, यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में दिया गया है, फर्स्ट में है ना, ठीक। जैसे गौवध हत्या, जब इसे रोक लगाया गया तो ये किस आर्टिकल में है, वन पर्यावरण, ये पर्यावरण सुरक्षा, ये किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, पास में आया, तो ये सब चीजें इसी में आती हैं, ठीक। तो हम लोग देखेंगे जब डिटेल पढ़ेंगे तब। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला
संसदीय व्यवस्था, ये तो हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? जो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? ये भी ब्रिटेन से ली गई। भारत की संसदीय प्रणाली कैसी है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, इसी संसदीय व्यवस्था में हम लोग देखेंगे संघीय, केंद्र सरकार, संघीय व्यवस्था। किसकी बात करेंगे हम लोग? केंद्र सरकार की संघीय व्यवस्था, ठीक है। केंद्र सरकार में आप जानते हैं प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिमंडल परिषद होती है, उसी में देखेंगे राष्ट्रपति होते हैं, बाद में उपराष्ट्रपति होते हैं। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। अगला जो टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध, ठीक। केंद्र राज्य संबंध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि सेंट्रल और राज्य स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग है, ठीक है। तो उनके बीच में क्या संबंध, क्या रिलेशन है, किस पे क्या नियम कानून बना रहा है, ये सारी चीजें हम लोग वहाँ पर देखेंगे। तो केंद्र और राज्य के संबंध देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंतर्राज्यीय संबंध, राज्यीय संबंध, ठीक है। ये हो गया। तो इतनी चीजें हैं ये। इसके अलावा भी और देख लेते हैं कुछ और भी क्या हमें पढ़ना है। तो आज पहले हम पूरा सिलेबस पे ही डिस्कशन कर ले रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। तो एक एक पॉइंट उठा करके हम लोग पढ़ेंगे और इत्मीनान से पढ़ेंगे और विधिवत पढ़ेंगे, जहां से आपके क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है, और पूछे जाते हैं बार बार। उसके बाद देखिए हम लोग राष्ट्रपति देखेंगे, क्या पढ़ना है? राष्ट्रपति, ठीक है। प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है, कहाँ पे उसका उल्लेख मिलता है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, ठीक है। राष्ट्रपति एवं उसकी शक्तियां, उसकी शक्तियों का उल्लेख करेंगे। जैसे आपातकाल, 3 आपातकाल होते हैं। तो आपातकाल कौन लगाता है, कब लगाता है, किसके आधार पर किस आधार पर लगता है, ठीक है। तो किसके पास? राष्ट्रपति। जैसे क्षमादान की शक्तियां, अगर किसी को फांसी हुई तो क्षमादान कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है उस बेस पद पे, ठीक है। कई फिल्मों में घटनाएं ऐसी दिखाई गई हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति तथा उसकी शक्तियां हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति जाके राज्यसभा का प्रदेश सभापति भी होता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को हम लोग देखेंगे, उपराष्ट्रपति। फिर इसी में हम लोग देखेंगे लोकसभा, फिर क्या देखेंगे हम लोग? राज्यसभा। समझ में आया ना? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में डिफरेंस होता है। लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा होती है। लोकसभा में कुल कितने मेंबर हैं थे, वर्तमान में कितनी संख्या बढ़ाएगी, सीटें बढ़ाएगी। देखिए संसद, एक नया संसद बनकर तैयार हुआ है, उसमें सीटों की संख्या बढ़ाएगी लोकसभा में। फिर राज्यसभा में कुल कितनी सीटें, किस राज्य से कितने राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है। ये चीज देखेंगे हम लोग, एक एक पॉइंट कर हम लोग देखेंगे। आज पहले सिलेबस में हम लोग डिस्कशन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा हो गया। उसके बाद देखेंगे हम प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, इसको हम लोग देखेंगे। प्रधानमंत्री एवं उसकी क्या देखेंगे हम लोग? मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री क्या होते हैं? कुछ मुख्यमंत्री होते, सॉरी उसके कुछ मेन मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद उनसे मिलाकर बनती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे संसदीय समितियां एवं विभिन्न प्रस्ताव, संसदीय समितियां एवं विभिन्न प्रस्ताव, उसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन, की प्रक्रिया, क्या देखेंगे? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जैसे संविधान संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया था, किस भाग में इसे रखा गया है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक। तो संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है, देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है, ठीक है। एक साधारण होती है, एक विशेष होती है, एक विशेष बहुमत होता है। कई प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं, ठीक है। साधारण संविधान संशोधन कहाँ लागू होता है? जैसे राज्यों
के नाम में परिवर्तन करना, राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, ठीक है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, ये साधारण संविधान संशोधन के माध्यम से होता है। पास में आया ना। तो संविधान संशोधन जब पढ़ेंगे तो इसका आर्टिकल भी पूछा जाता है। संविधान संशोधन का आर्टिकल देखेंगे 368 है। पास में आया ना। 368 में क्या बातें कही गई संविधान संशोधन के बारे में, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे देखेंगे जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे। तो कौन सा संविधान संशोधन लेटेस्ट में हुआ, हाल ही में हुआ है। पास में आया ना। कौन पहली बार कब संविधान संशोधन कब हुआ था, आप देखेंगे जब हमारी जो संसद नहीं बनी थी तभी संविधान संशोधन हो गया था 1951 में, ठीक है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। जो संविधान सभा थी वही क्या करती थी, संविधान का निर्माण भी करती थी, वही क्या करती थी, नियम कानून भी चलाती थी, जब तक पहली आपकी लोकसभा चुनाव, जब तक संसद बनके तैयार नहीं हो गई थी, ठीक है। ये चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक। उसके बाद देखेंगे हम लोग, ये तो केंद्र सरकार में हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्य सरकार। क्या देखें हम लोग, राज्य सरकार देखेंगे। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार में हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, जैसे राज्यपाल। जैसे केंद्र में कौन होता था, राष्ट्रपति, वैसे राज्य में कौन मुखिया होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है। कोई भी नियम कानून है उस पर हस्ताक्षर कौन करता है, राज्यपाल करता है। फिर उसके बाद देखेंगे उसमें क्या होगा, उपराज्यपाल देखेंगे। हर स्टेट का अपना अपना अलग राज्यपाल होता है, ठीक है। संविधान में ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि 2 स्टेट के एक ही राज्यपाल हो सकते हैं। बस में तो जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे। तो राज्यपाल, ठीक है, उपराज्यपाल। फिर देखेंगे राज्य विधानमंडल, ठीक है। फिर विधान परिषद भी है, तो कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। तो टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी सब में राज्य विधानमंडल है, ठीक है। तो इसको हम लोग वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद, ये देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखेंगे कुछ राज्यों हेतु विशेष प्रबंध, विशेष प्रबंध, जैसे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया तो इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, उसमें विशेष उपबंध दिए गए थे। जैसे पूर्वोत्तर के कुछ राज्य ऐसे हैं जिसे विशेष प्रावधान दिया गया है। पास में हम लोग वहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यायपालिका। क्या पढ़ेंगे हम लोग, न्यायपालिका हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। उसके बाद हाई कोर्ट देखेंगे। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। कौन सा न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, जो नीचे के न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। तो इन न्यायपालिका हम लोग, जैसे सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस संविधान में है, हाई कोर्ट का उल्लेख किस आर्टिकल में है, पास में है ना। वहाँ पे जो जज होते हैं उनकी जजों की नियुक्ति कैसे होती है, जजों को हटाए जाने की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, पास में है ना। तो ये न्यायपालिका हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद देख लेंगे पंचायती राज, और देखेंगे हम लोग पंचायती व्यवस्था, या इसी को बोला जाता है राज, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो जैसे गांव में होते हैं ना पंचायत, तो पंचायतों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, असल में पंचायत जो होते हैं, ग्राम के जो मुखिया होते हैं, उनका क्या काम होता है, उनका किस आर्टिकल में कुछ काम, उनकी शक्तियों का किस में अनुच्छेद किया गया, उनकी शक्तियां क्या क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे पंचायती व्यवस्था में। और यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नगर पालिका, ठीक है। ये जो होता है आपके शहर होते हैं, जो नगर पालिका का तो गांव में होता है ग्रामीण पंचायती व्यवस्था है। जो नगर होते हैं, नगर में क्या होती है, नगर पालिका होती है, ठीक है। जैसे पंचायती व्यवस्था का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है, नगर पालिका का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है, यह किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, पहले नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। पास में जैसे 73वां संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन है,
ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग निर्वाचन आयोग। अगला जो टॉपिक होगा कौन सा होगा? निर्वाचन आयोग। अगला जो होगा इसमें आपका निर्वाचन आयोग, मतलब जो चुनाव की प्रक्रिया क्या है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग को देखेंगे, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, निर्वाचन आयोग में क्या क्या विशेषता, मतलब इसके कौन कौन अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे निर्वाचन आयोग में। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम लोग वित्त आयोग। अगला टॉपिक क्या होगा? वित्त आयोग। ठीक है, ये निर्वाचन आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया। उसके बाद हम देखेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, इसको हम लोग देखेंगे। भारत के नियंत्रक जो ऑडिटर होते हैं, सरकार की जो आय और व्यय करते हैं उसका लेखा जोखा कहाँ रखता है, ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, महालेखा परीक्षा, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिसको बोला जाता है कैग, CAG, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैग, CAG, बस मैंने। ठीक, उसके बाद देखेंगे संघ एवं राज्य लोक आयोग। अगला टॉपिक क्या होगा? संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, ये टॉपिक हम लोग देखेंगे, बस में है ना। ठीक, जैसे UPSC होता है ना, उसका उल्लेख कहाँ पे है, किस अनुच्छेद में, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे उसके बाद भारत के महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता। भारत के महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता। ठीक है, जैसे हमें कोई केस लड़ना होता है तो हमारा वकील होता है, उसी प्रकार से सरकार के ऊपर भी बहुत केस होते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के ऊपर, तो ये उनके वकील होते हैं। क्या होते हैं? वकील होते हैं। तो इनकी क्या शक्तियां हैं, ठीक है, क्या क्या प्रावधान है इनका, इनकी नियुक्ति कौन करता है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बस में उसके बाद हम लोग देखेंगे राजभाषा एवं लोक सेवा। राजभाषा एवं लोक सेवाएं, इसको हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में। उसके बाद देखेंगे क्या आएगा? गैर संवैधानिक निकाय कुछ हैं, गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसको हम लोग ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम लोग योजना आयोग। योजना आयोग ये तो अब खत्म हो गया, इसके स्थान पे क्या आ गया है? वित्त आयोग। ठीक, योजना आयोग जैसे ही कोई देश में योजनाएं बनाते थे, पंचवर्षीय योजना, पहले क्या चलती थी, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना देखेंगे, अब तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली गई, योजना आयोग द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, वित्त आयोग आया तो इसका क्या क्या प्रावधान है, सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक, उसके बाद मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग, ठीक है। केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग। केंद्र एवं राज्य सूचना आयोग। ठीक, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? लोकपाल एवं लोकायुक्त। लोकपाल एवं लोकायुक्त भ्रष्टाचार से संबंधित, बस में अगर कोई भ्रष्टाचार देश में हो रहा है तो ये सब क्या होते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम लोग राजनीतिक दलों का गठन एवं मान्यता। राजनीतिक दलों का
गठन एवं मान्यता, ठीक ना। उसके बाद देखेंगे दल बदल कानून, ये तो संविधान में आता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लास्ट में हम लोग देखेंगे विविध, क्या देखेंगे हम लोग, विविध देखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपके संविधान का क्या था, सिलेबस था, जिसपे हमने आपको डिस्कशन कर दिया किस तरह से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है वो केंद्र सरकार से, अधिकतर केंद्र सरकार की जो व्यवस्था होती है उसमें आपको वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर मिलते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार हो गया आपका, डीपीएसपी हो गया, ठीक। उसके बाद प्रस्तावना हो गया, ये सब ऐसे टॉपिक कोर पॉइंट है जहाँ से आपके क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उसको हम लोग विधिवत देखेंगे, बाकी सारे टॉपिकों को हम लोग देखेंगे, हर चीज़, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो संविधान आप कोई भी एग्जाम दीजिए, नीचे से लेकर के ऊपर तक कोई भी आप यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये था आज का पहला क्लास। पहले क्लास में मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन कर दिया, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट में है ना, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा शेयर करिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।